Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking all school teaching exams. And I welcome you all on this exceptional and revolutionary channel that is Learn to Lead Tutorials. So students, I hope you all are fine. I hope you all are studying hard. और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज़ हमारा ये चैनल जो है वो बहुत ही आपको प्रोवाइड कर रहा है क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करवा रहा है हमारा चैनल। एग्ज़ाम्स आप कह सकते हो यूजीसी नेट, सी टेट, पी टेट, केवीएस, एनवीएस और फ्यूचर में भी हम बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हरी आप जल्दी से, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए हमारे चैनल को और इस वीडियोस को, हमारे चैनल को आगे भी जितने भी आपके क्लोज वंस हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन तक ये चैनल ज़रूर पहुंचाइए सो दैट कि जो सोशल मिशन हमारा है हम उस मिशन में अचीव हो सकें। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो की बात करते हैं, आज की लेक्चर की बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक है आपका, आज हम करने वाले हैं डिफरेंस between summative assessment and formative assessment, or you can say that difference between assessment of learning and assessment for learning। अभी अगर आपने मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस देखी हैं तो पिछली 2 वीडियो में मैंने आपको डिटेल में असेसमेंट ऑफ लर्निंग दैट इज़ समेटिव असेसमेंट भी करवाया है और असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब कि फॉर्मेटिव असेसमेंट भी मैंने आपको डिटेल में करवाया था, ठीक है। लेकिन ये वीडियो भी बहुत स्पेशल है बिकॉज आपको कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम्स में मिल जाएंगे। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हम आज करेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग वर्सेस असेसमेंट फॉर लर्निंग, दैट इज़ समेटिव असेसमेंट वर्सेस फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट क्या होती है। एक मैं आपको जनरली यहाँ पे मीनिंग बता देती हूँ। अगर हम पहले बात करते हैं समेटिव असेसमेंट की, दैट इज़ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। समेटिव असेसमेंट जो है वो हम करते हैं एट द एंड ऑफ आवर लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। मतलब एट द एंड ऑफ अवर लर्निंग प्रोसेस का मतलब क्या है यहाँ पे, एट द एंड ऑफ अ यूनिट, एट द एंड ऑफ अ सेमेस्टर और एट द एंड ऑफ अ ईयर हम जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग करते हैं कि बच्चे को कितना जो है कंसेप्ट आ गया है, कितना बच्चे ने लर्न किया है और कहाँ पे उसके लूप होल्स जो हैं वो लाइक कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें फॉर्मेटिव असेसमेंट की, दैट इज़ असेसमेंट फॉर लर्निंग की, तो जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है वो हम करते हैं ड्यूरिंग, दैट इज़ थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस। मतलब लर्निंग के साथ साथ जब हम बच्चे को असेस करते हैं, बच्चे को इवैल्यूएट करते हैं, वो आपका प्रोसेस हो जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग का, ठीक है। सो अब हम एक जर्नल स्टेटमेंट के साथ फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आपको ये जर्नल स्टेटमेंट समझ में आ गई ना तो आप इजीली इन दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंस समझ पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, व्हेन द कुक टेस्ट द सूप, मतलब कुक ने कोई सूप को, ठीक है, सो कुक ने क्या किया है, कुक हैड मेड अ सूप, ठीक है। कुक ने कोई सूप जो है रेस्टोरेंट में बनाया है कस्टमर्स के लिए, ठीक है। लेकिन कुक क्या करता है, कस्टमर्स को सूप देने से पहले कुक जो है खुद टेस्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, कुक जो है अपने लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग जो है ये टास्क कर रहा है, ठीक है। बात को समझो, व्हेन द कुक टेस्ट द सूप, ठीक है, मतलब कुक जो है फाइनल रिजल्ट से पहले, फाइनल कस्टमर तक अपना सूप पहुंचाने से पहले खुद सूप को टेस्ट कर रहा है। मतलब कुक का जो ये जो गैप है कस्टमर्स से लेके खुद तक का जो गैप है, अभी वो गैप एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। कुक का जो प्रोडक्ट है, कुक का जो सूप है, वो फाइनल डेस्टिनेशन मतलब कस्टमर तक पहुंचा नहीं है अभी,
मतलब कुक का जो लर्निंग प्रोसेस है वो अभी कंटिन्यूअल हो रहा है, अभी कुक का लर्निंग प्रोसेस जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो ख़त्म अभी नहीं हुआ है उसका लर्निंग प्रोसेस, फिर भी कुक जो है वो टेस्ट कर रहा है अपने सूप को। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये जो है आपका हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। मतलब यहाँ पे कुक जो है वो अपने लर्निंग प्रोसेस के थ्रू आउट, अपने लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग जो है वो क्या कर रहा है, अपनी असेसमेंट कर रहा है, अपनी खुद की बनाई हुई चीज़ को वो असेस कर रहा है। ठीक है, कि पहले वो खुद टेस्ट कर रहा है, पहले वो इवैल्यूएट करेगा कि जो उसने सूप बनाया है क्या वो अच्छा है, टेस्टी है, कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है वो कस्टमर तक वो सूप पहुंचाएगा, तो उसके बाद जो है वो जो सूप है वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। ठीक है, मतलब ये अभी कुक के लर्निंग प्रोसेस का एंडिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन एंडिंग पॉइंट से पहले जो है कुक जो है अपने आप को इवैल्यूएट कर रहा है। तो यही बात करी है हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट में, कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, जब एक बच्चे को हम इवैल्यूएट करते हैं ड्यूरिंग थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हम लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ साइमल्टेनियसली जो है वो लर्निंग प्रोसेस भी कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली जो है हम उसको असेस भी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए समेटिव असेसमेंट क्या होता है, दैट इज़ असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होती है, व्हेन द कस्टमर टेस्ट द सूप। बिल्कुल, जब जो है आपका सूप कस्टमर तक पहुंच जाएगा। कस्टमर तक पहुंचना मतलब कि यहाँ पे कुक का जो है प्रोसेस ख़त्म हो गया, यहाँ पे जो सूप है वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये जो ये क्या है, ये एंड हो गया कुक के लर्निंग प्रोसेस का। मतलब जब कस्टमर जो है उस सूप को टेस्ट कर लेगा तो ये क्या होगा, ये इवैल्यूएशन होएगी एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कस्टमर। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब समेटिव असेसमेंट, मतलब कि एक बच्चे को हम इवैल्यूएट कर रहे हैं जब उसका लर्निंग प्रोसेस जो है वो एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब कस्टमर के पास सूप पहुंच गया, मतलब यहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन जो है सूप को मिल चुकी है। अब फर्दर जो है वो सूप कहीं आगे पास ऑन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सूप का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, और जब कस्टमर उस सूप को टेस्ट कर रहा है, मतलब कस्टमर जो है यहाँ पे उस सूप को असेस कर रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन कस्टमर की थी, क्या कुक ने उस एक्सपेक्टेशन को लेके सूप बनाया है, क्या उसका टेस्ट है। ठीक है, ये सब यहाँ पे जो कस्टमर है वो असेस करेगा। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो चुका है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है और समेटिव असेसमेंट क्या होती है। ठीक है, ओके। फॉर्मली अगर हम बात करें इन दोनों में, अगर हम डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट की। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, बहुत ही बेसिक आपने ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक और नाम क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ़ वी टॉक अबाउट समेटिव असेसमेंट, तो समेटिव असेसमेंट को और हम क्या कह सकते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये हो गया इनका बेसिक डिफरेंस। सेकेंड पॉइंट देखिए, फोकसेस ऑन द प्रोसेस। बिल्कुल, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो आपके प्रोसेस के ऊपर फोकस करता है, ऑन गोइंग प्रोसेस के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम एक बच्चे को लर्निंग प्रोसेस के थ्रू, लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग जो है उसको असेस कर रहे हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ़ वी टॉक अबाउट समेटिव असेसमेंट, तो ये फोकस किसके ऊपर करता है, ऑन द आउटकम। ठीक है, अब आउटपुट कब होती है, आउटकम कब होता है, जब आपका जो है एंड हो जाता है किसी प्रोसेस का। ठीक है, जब आपका कोई भी प्रोसेस जो है जब वो ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है, तो आपकी आउटकम आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो समेटिव असेसमेंट है वो किसके ऊपर फोकस कर रही है, आउटपुट के ऊपर, कि एट द एंड बच्चे ने क्या परफॉर्म किया। ठीक है, क्या बच्चे ने अपने गोल्स अचीव करे, क्या टीचर्स के गोल अचीव हुए, तो ये आउटकम के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग टू प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक्स that can be used by instructors to improve their teaching and by the students to improve their learning. फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या मॉनिटर करता है, ठीक है, क्या वो देखता है, वो देखता है स्टूडेंट की लर्निंग को, ऑन गोइंग लर्निंग को,
ठीक है, मतलब जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बच्चे को ऑन गोइंग जो उसका प्रोसेस है, ठीक है, उसका लर्निंग प्रोसेस के चलते चलते साइमल्टेनियसली उसका लर्निंग प्रोसेस हो रहा है, साइमल्टेनियसली टीचर जो है वो उसको असेस कर रही है, ठीक है, और साइमल्टेनियसली फीडबैक भी मिल रही है बच्चे को कि बच्चे ने कितनी परफॉर्मेंस की है, बच्चे का अचीवमेंट लेवल क्या है, ठीक है, मतलब असेसमेंट भी ऑन गोइंग हो रही है और असेसमेंट के इमीडिएट बाद जो है बच्चे को फीडबैक भी मिल रही है। अब जब बच्चे को इमीडिएट फीडबैक मिल रही है अपने लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग ही, तो इससे क्या इफ़ेक्ट आएगा बच्चे के ऊपर कि बच्चा जो है ऑफ कोर्स वो अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, वो अपने वीकनेसेस को जो है वो कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और टीचर्स के लिए ये हेल्पफुल कैसे है कि टीचर्स जो है वो अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे, टीचिंग इंस्ट्रक्शंस को इम्प्रूव करेंगे, सो दैट कि टीचर्स के भी गोल अचीव हो जाएं और जो स्टूडेंट्स हैं उसके भी गोल अचीव हो जाएं, ठीक है। और सुमेटिव असेसमेंट में थर्ड पॉइंट देखिए, प्रोवाइड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विद इंफॉर्मेशन अबाउट द अटेनमेंट ऑफ द नॉलेज। अब यहाँ पे जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिशियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चे का अटेनमेंट लेवल बताता है, अचीवमेंट लेवल बताता है, ठीक है, कि बच्चे ने कितनी नॉलेज गेन की, ठीक है। यहाँ पे जो है बच्चा इम्प्रूवमेंट के बारे में नहीं सोचता, यहाँ पे वो इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचता है, लेकिन बहुत ही देर के बाद उसको पता लगता है कि उसकी अचीवमेंट लेवल क्या है, वो कहाँ पे स्टैंड करता है, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में बच्चे को जो है इंस्टेंटली उसको पता लग जाता है, क्योंकि उसकी जो है बार बार कंटिन्यूअल बेसिस पे असेसमेंट होती है, ठीक है। लेकिन समेटिव असेसमेंट में क्या है, कंटिन्यूअल असेसमेंट नहीं है, तो यहाँ पे बच्चा जो है उसको बहुत ही एक टाइम गैप के बाद मालूम पड़ता है कि उसका अटेनमेंट लेवल क्या है, उसका अचीवमेंट लेवल क्या है। और यहाँ पे जो है फोकस भी किसके ऊपर होता है कि बच्चे को कितनी नॉलेज आई, बच्चे ने कितनी नॉलेज गेन करी और उसका अचीवमेंट लेवल क्या है, ठीक है। आई होप आपको ये थर्ड पॉइंट क्लियर है। आगे आइए फोर्थ पॉइंट पे, फॉर्मेटिव असेसमेंट में हेल्प्स टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड टारगेट एरियाज दैट नीड वर्क। बिल्कुल कंटिन्यूअल बेस के ऊपर आपकी असेसमेंट हो रही है, ठीक है, तो कंटिन्यूअल बेस पे बच्चे को उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स का पता लगता रहेगा, उसके वीकनेसेस मतलब उसके नेगेटिव पॉइंट्स का पता लगता रहेगा, और बच्चा जो है वो अपने ऐसे एरियाज़ को टारगेट कर पाएगा जहाँ पे उसको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब यहाँ पे वो अपनी गोल्स को अपने ऑब्जेक्टिव्स को रीसेट कर सकता है, ठीक है, ईजिली। समेटिव असेसमेंट में फोर्थ पॉइंट देखिए, द गोल इज़ टू इवेल्युएट स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल यूनिट बाय कंपेयरिंग इट अगेंस्ट सम सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड और बेंचमार्क, ठीक है। समेटिव असेसमेंट का गोल क्या होता है कि बच्चे को हमने इवेल्युएट करना है एट द एंड ऑफ द यूनिट और एट द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, टीचर ने क्या गोल सेट किया या बच्चे ने क्या गोल सेट किया और क्या उसका एक्चुअल अचीवमेंट पॉइंट है, इन दोनों के ऊपर हम जो है कंपेयर करता है बच्चा अपने स्टैंडर्ड गोल्स को और अपने एक्चुअल अचीवमेंट को वो कंपेयर करता है, ठीक है, ओके। फिफ्थ पॉइंट देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट में, हेल्प फैकल्टीज रिकॉग्नाइज वेयर स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग एंड एड्रेस प्रॉब्लम्स इमीडिएटली। बिल्कुल, अब यहाँ पे टीचर्स के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि टीचर्स को बहुत जल्दी इमीडिएट बेसिस पे पता लग जाता है कि बच्चा जो है कौन कौन सी जगह पे बच्चे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कहाँ कहाँ पे बच्चा जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, कौन कौन से उसके वीक पॉइंट्स हैं, ठीक है। मतलब डायग्नोसिस जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट में बहुत अच्छे से हो जाता है, और अगर डायग्नोस हो जाएगा बच्चे की प्रॉब्लम तो ऑफ कोर्स जो रेमेडियल टीचिंग है वो भी बहुत अच्छे से होती है हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट में, ठीक है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द समेटिव असेसमेंट, फिफ्थ पॉइंट देखिए, assess whether the results of the object being evaluated met the standard goals,
बिल्कुल अगेन वही पॉइंट रिपीट हो रहा है कि यहाँ पे हम क्या असेस करते हैं बच्चे को हम क्या कैसे असेस करते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड टीचर्स ने सेट किया था बच्चों के लिए, जो गोल्स टीचर्स ने बच्चों को लिए सेट किए थे, ठीक है, क्या बच्चों ने वो गोल्स को अचीव किया है या नहीं किया। अगर अचीव किया भी है तो कितने एक्सटेंट तक किया है, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ठीक है, ये सब हम पता करते हैं समेटिव असेसमेंट में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट फॉर्मेटिव असेसमेंट में, फॉस्टर डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट विद इन एन ऑन गोइंग एक्टिविटी। वही चीज़ रिपीट हो रही है कि एक ऑन गोइंग एक्टिविटी है। ठीक है, ऑन गोइंग एक्टिविटी में हम बच्चे की डेवलपमेंटल लेवल को भी जज कर रहे हैं, ठीक है, और बच्चे के हम इम्प्रूवमेंट लेवल को भी चेक कर रहे हैं ऑन गोइंग प्रोसेस में। ठीक है, ओके नेक्स्ट पॉइंट देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट में, लो स्टेक्स, लो और नो पॉइंट वैल्यू। ठीक है, लो स्टेक्स का मतलब यहाँ पे है कि देखिए यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लो स्टेक्स हैं, लो है, नो पॉइंट वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज भी आती हैं टीचर्स को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करना बच्चे का इतना इजी टास्क नहीं है। ठीक है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस आप बोल सकते हो कि जो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ठीक है, जो आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभार आपको जो है वो वैल्यूएबल फीडबैक मिलती है, कभी कभार वैल्यूएबल फीडबैक नहीं भी मिलती। ठीक है, सो यही बात है ना कि कंटिन्यूअल बेसिस के ऊपर टीचर्स के पास टाइम भी नहीं होता, या आप कह सकते हो कि कभी ऐसे रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं कि हम बच्चे को जो है कंटिन्यूअल बेस के ऊपर असेस कर सकें। ठीक है, तो ये एक लो पॉइंट वैल्यू हो जाता है। ठीक है, अगर हम समेटिव असेसमेंट की बात करें तो हाई स्टेक्स और हाई पॉइंट वैल्यू। ठीक है, ऑफ कोर्स जो आपका समेटिव असेसमेंट है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप अपना टाइम जो है ज़्यादा लर्निंग के ऊपर दे रहे हो और कम टाइम जो है आप बच्चे के इवैल्यूएशन के ऊपर दे रहे हो। ठीक है, समेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेस्ट पर्टिकुलर आप कह सकते हो सेमेस्टर के बाद इवैल्यूएशन होती है, या फिर पर्टिकुलर ईयर के बाद जो है आपकी इवैल्यूएशन होती है। तो यहाँ पे जो है आपको हाई पॉइंट वैल्यू जो है वो मिल जाती है। बच्चा जो है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम का फेयर उसमें होता है, कहीं ना कहीं वो जो है अच्छा इम्प्रूव, अच्छा आप कह सकते हो अचीवमेंट करने की कोशिश करता है समेटिव असेसमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे को जो है वो हाई स्टेक या हाई पॉइंट वैल्यू आप कह सकते हो कि मिल सकता है। ठीक है, आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं इन दोनों के डिफरेंस को। ओके, अब एग्ज़ाम्पल्स क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट में, कैसे हम असेस कर सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में बच्चे को। प्रोजेक्ट्स एंड परफॉर्मेंसेस, बिल्कुल बच्चे को असाइनमेंट्स देके, ठीक है, बच्चे को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स देके, ठीक है, हम बच्चे को असेस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे से कुछ परफॉर्म करवा के, प्रैक्टिकल चीज़ें करवा के हम बच्चे को इवैल्यूएट कर सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में। राइटिंग असाइनमेंट्स, वही बात कि असाइनमेंट्स दे के हम बच्चे को असेस कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट एंड क्विज़ेस, ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्विज़, ठीक है, सब्जेक्ट बेस्ड क्विज़ आप ले सकते हो। ठीक है, शॉर्ट टेस्ट आप ले सकते हो बच्चे के। आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है, कि क्लासरूम में आप जो है जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ाया उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग आप बच्चे से क्लासरूम में जो है वो क्वेश्चन आंसर राउंड आप ले सकते हो। ठीक है, सो ये कुछ एग्जांपल्स है फॉर्मेटिव असेसमेंट की। अगर हम बात करें समेटिव असेसमेंट की, तो समेटिव असेसमेंट की कौन कौन सी एग्जांपल्स होती हैं, आप कह सकते हो देखिए चैप्टर टेस्ट। ठीक है, मतलब एक चैप्टर ख़त्म हो गया तो उस चैप्टर के बाद जो है आप बच्चे को असेस कर सकते हो, या आपका एक यूनिट ख़त्म हो गया तो उसके बाद आप बच्चे का टेस्ट ले सकते हो। ठीक है, सेमेस्टर टेस्ट हो सकता है, सेमेस्टर टेस्ट मतलब कि मिड टर्म एग्जामिनेशन या फाइनल एग्जामिनेशन आप ले सकते हो। ठीक है, नॉर्मली एक जो सेमेस्टर है वो 6 मंथ्स का होता है। ठीक है, तो आप बच्चे को यहाँ पे एट द एंड ऑफ अ सेमेस्टर भी आप बच्चे की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हो। ठीक है, कोई स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो भी आप वो लेके बच्चे को इवैल्यूएट कर सकते हो, उसकी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हो। ठीक है, आपके जो कॉलेज एडमिशन्स टेस्ट हैं, ठीक है, वो भी समेटिव असेसमेंट में आ जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स इवैल्यूएशन, ठीक है, मतलब आपका एक कोर्स पर्टिकुलर कोर्स ख़त्म हो गया है, उसके बाद आप कुछ इवैल्यूएट कर रहे हो, बच्चे को असेस कर रहे हो, तो वो भी आपका समेटिव असेसमेंट में आ जाएगा। आपके जो फाइनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, मतलब समेटिव असेसमेंट में जो लंबे चौड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है,
वो जो है आप यहाँ पे बच्चे को देखकर उसको असेस कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप आपको समेटिव असेसमेंट दैट इज़ असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट दैट इज़ असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आपको डिफरेंस भी क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जस्ट लेट मी नो, और आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच। इस भव्य रामपाल सेइंग गुड बाय।